नेमेसिस अब रोजाना रात 8 बजे इस चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है। दर्शकों की मांग पर मैंने अब बड़ी ऑडियो बनाई है। हालांकि ये कहानी पूरी 8 घंटे तक चलेगी, इसलिए मैंने इसे एक एक घंटे के वीडियो में विभाजित किया है। पिछले अध्यायों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कहानी का सारांश। मिस्टर राइफिल की मृत्यु के बाद मिस मार्पल को उनकी तरफ से एक पत्र मिलता है। राइफिल, जो कभी मिस मार्पल से मिले थे, एक रहस्य सुलझाने का जिम्मा सौंपते हैं, लेकिन वह ये नहीं बताते कि मामला क्या है। मिस मार्पल को एक ऑल एक्सपेंस पेड टूर पर भेजा जाता है, जिसमें इंग्लैंड के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा शामिल है। ये टूर राइफिल ने पहले से ही उनके लिए बुक करवा दिया था। इस यात्रा में अलग अलग लोग शामिल होते हैं और मिस मार्पल को एहसास होता है कि शायद कोई इस मामले से जुड़ा हुआ है। यात्रा के दौरान मिस मार्पल 3 बहनों से मिलती है, जो एक पुरानी हवेली में रहती है। वे थोड़ी अजीब लगती है और ऐसा लगता है कि वे कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे संकेत मिलता है कि इस यात्रा का संबंध एक पुराने हत्या के मामले से हो सकता है, लेकिन हत्या किसकी हुई थी और किसने की थी, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। ये कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 8। 3 बहनें। मिस मार्पल खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी निगाहें बाहर बगीचे की ओर थी, लेकिन मन कहीं और था। उनके पीछे बिस्तर पर उनका सूटकेस रखा था। आमतौर पर जब वह किसी बगीचे को देखती, वो तो या प्रशंसा के भाव से देखती या आलोचना के। इस बार ये आलोचना ही होती। ये एक बहुत दुखी बगीचा था, जिस पर कई वर्षों से शायद ही कोई पैसा खर्च किया गया हो और जिस पर देखभाल के नाम पर बहुत कम काम हुआ हो। घर भी दुखी था। अच्छी बनावट वाला ये मकान कभी बेहतरीन फर्नीचर से सुसज्जित रहा होगा, लेकिन अब वर्षों से उसकी देखरेख नहीं हुई थी। इस घर को कम से कम हाल के वर्षों में किसी ने प्रेम से संवारा नहीं था। ये अपने नाम के अनुरूप ही था, द ओल्ड मैनर हाउस। एक ऐसा घर जो कभी सुंदरता और गरिमा के साथ बनाया गया था, जिसमें कभी परिवार बसा था, जिसे कभी संजोया गया था। लेकिन अब समय के साथ यहाँ रहने वाले बेटी बेटियां शादी करके जा चुके थे और अब इसमें केवल मिसेस ग्रीन रह रही थी। जब वह मिस मार्पल को उनके लिए तय किए गए कमरे तक ले जा रही थी, तब उन्होंने बातचीत में एक हल्का सा जिक्र किया था कि ये घर उन्होंने अपनी बहनों के साथ एक चाचा से विरासत में पाया था। उनके पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बहनों के साथ यहाँ रहने आई थी। समय के साथ वे भी सभी उम्र दराज हो गए। उनकी आय घटती गई और नौकरों का मिलना भी कठिन होता चला गया। अन्य 2 बहनों ने शायद शादी नहीं की थी। एक मिसेस ग्लिन से बड़ी थी और दूसरी छोटी। वे दोनों मिस ब्रैडबेरी स्कॉट्स थी। घर के भीतर बच्चों से जुड़ी कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। न कोई पुरानी गेंद, न कोई छोड़ा हुआ खिलौना, न कोई पुरानी घुमक्कड़ गाड़ी, न ही कोई छोटी कुर्सी या टेबल। ये बस 3 बहनों का घर था। कुछ रूसी उपन्यास जैसे लग रहा था। मिस मार्पल ने धीमे से खुद से कहा, क्या वह द 3 सिस्टर्स के बारे में सोच रही थी? चेखव की रचना थी या दोस्तोयेव्स्की? सच में कहे तो अब उन्हें याद नहीं आ रहा था। 3 बहनें, लेकिन ये निश्चित रूप से वे 3 बहनें नहीं थी जो मॉस्को जाने के लिए तड़प रही थी। नहीं, ये 3 बहनें शायद पूरी तरह से संतुष्ट थी कि वे जहाँ थी वही बनी रहें। उन्होंने दूसरी 2 बहनों से मुलाकात कर ली थी। एक रसोई से बाहर आई थी और दूसरी ऊपर की सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, उन्हें स्वागत करने के लिए। उनके व्यवहार में शालीनता और गरिमा थी। मिस मार्पल ने अपनी युवा अवस्था में ऐसी महिलाओं के लिए एक शब्द सुना था जो प्रचलन में नहीं था, लेडीज। या शायद वह शब्द था मुरझा गई हुई महिलाएं। उनके पिता ने उन्हें टोका था, नहीं डियर जेन, मुरझाई हुई महिला नहीं,
बल्कि कई तकलीफों से निकली चुकी महिलाएं। आजकल की महिलाएं इतनी असहाय नहीं होती। उन्हें सरकार, किसी संस्था या किसी अमीर रिश्तेदार का सहारा मिल ही जाता है, या फिर किसी मिस्टर राइफिल जैसे व्यक्ति का। क्योंकि आखिरकार ये तो पूरी बात थी। यही वजह थी कि मिस मार्पल यहाँ थी, है ना? मिस्टर राइफिल ने ये सब पहले से ही तय कर रखा था। मिस मार्पल को लगा कि उन्होंने इस पूरी योजना को तैयार करने में काफी मेहनत की होगी। शायद अपनी मृत्यु से 4-5 हफ्ते पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि उनका अंत निकट है। डॉक्टर अक्सर कुछ ज्यादा ही आशावादी होते हैं। अनुभव से जानते हैं कि जो मरीज एक निश्चित समय से मरने वाला हो, वे अक्सर उम्मीद से ज्यादा ही जी जाते हैं। वे जान जाते हैं कि मौत निश्चित है, लेकिन मरीज जिद करके आखिरी कदम उठाने से इनकार करते हैं। दूसरी ओर अस्पताल की नर्सें मरीजों के पास रहकर हमेशा अगले दिन उनकी मृत्यु की उम्मीद रखती है, और जब ऐसा नहीं होता तो आश्चर्यचकित रह जाती है। लेकिन जब डॉक्टर आते हैं और नर्सें अपनी चिंताएं जाहिर करती है, तो डॉक्टर अक्सर दरवाजे से बाहर निकलते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, कुछ हफ्ते और, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नर्स सोचती, डॉक्टर कितने सकारात्मक है, लेकिन मन में ही कहती, डॉक्टर कितने गलत है। पर डॉक्टर अक्सर गलत नहीं होते। वे जानते हैं कि दर्द में होने के बावजूद लाचार, अपंग, यहाँ तक कि दुखी लोग भी जीना चाहते हैं। वे डॉक्टर की नींद लाने वाली गोलियां तो ले सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ज्यादा गोलियां खाकर उस दुनिया में नहीं जाना चाहते जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं। मिस्टर राइफियल, यही वह व्यक्ति थे जिनके बारे में मिस मार्पल सोच रही थी, जबकि उनकी निगाहें बगीचे की ओर थी, लेकिन देख कुछ भी नहीं रही थी। मिस्टर राइफियल, अब उन्हें लग रहा था कि वे धीरे धीरे उस काम को समझने लगी है जो उन्हें सौंपा गया था, उस योजना को जो उनके सामने रखी गई थी। मिस्टर राइफियल योजना बनाने वाले व्यक्ति थे। जिस तरह से वे वित्तीय सौदों और व्यापार में हिस्सेदारी तय करते थे, उसी तरह उन्होंने ये योजना भी बनाई थी। उनकी नौकरानी चेरी के शब्दों में कहे तो ये उनकी एक समस्या थी। चेरी जब भी किसी समस्या में फंसती तो अक्सर मिस मार्पल से सलाह लेने आती, लेकिन ये समस्या कुछ अलग ही थी। मिस्टर राइफियल इसे खुद हल नहीं कर सकते थे, और ये बात निश्चित रूप से उन्हें परेशान कर रही होगी, क्योंकि वे आमतौर पर हर समस्या का हल खुद ही निकालते थे और किसी और को बीच में आने नहीं देते थे। लेकिन अब वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, मृत्यु के करीब थे। वे अपने वित्तीय मामलों को संभाल सकते थे, अपने वकीलों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों से संपर्क कर सकते थे, लेकिन कोई या कुछ ऐसा था जिसे वे अब तक व्यवस्थित नहीं कर पाए थे। एक समस्या जो अब भी अनसुलझी थी, एक योजना जिसे वे अभी पूरा करना चाहते थे, और जाहिर है ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसे से, व्यापारिक सौदों से या वकील की मदद से हल किया जा सकता था। तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मिस मार्पल ने खुद से कहा। ये बात अभी उन्हें बहुत चौंकाती थी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब वे अब इस बारे में सोच रही थी, तो मिस्टर राइफियल का पत्र पूरी तरह स्पष्ट था। उन्हें लगा था कि मिस मार्पल में कुछ खास योग्यताएं हैं जिनसे ये काम हो सकता है। शायद ये किसी अपराध से जुड़ा हुआ था या किसी अपराध से प्रभावित था। ये तो तय था कि ये किसी बागवानी से जुड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन मिस्टर राइफियल ने शायद उनके अपराध सुलझाने की क्षमता के बारे में सोचा होगा। वेस्ट इंडीज में हुए अपराध, और वे अपराध जो उनके अपने घर के आसपास हुए थे। अपराध कहाँ? मिस्टर राइफियल ने पूरी तरह तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले अपने वकीलों के साथ उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक समय पर उन्होंने मिस मार्पल को उनका पत्र भेज दिया था। मिस मार्पल को लगा ये बहुत सोच समझ कर लिखा गया पत्र था, लेकिन ये आसान भी तो हो सकता था, है ना? मिस्टर राइफिल सीधा लिख सकते थे कि उन्हें उनसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। उन्हें यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ
कि मिस्टर राइफियल ने अपनी मौत से पहले उन्हें बुलाया नहीं। शायद वे किसी अधीर स्वभाव के व्यक्ति की तरह अपने बिस्तर पर पड़े ये कह सकते हुए उन्हें बुलाते, मैं मर रहा हूँ, और फिर उन्हें इस काम के लिए तब तक मजबूर करते जब तक वे मान न जाती। लेकिन नहीं, ये मिस्टर राइफियल का तरीका नहीं था। हाँ, वे लोगों को डरा धमका कर अपनी बात मनवा सकते थे, इससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार न तो वे किसी पर रौब जमाना चाहते थे और न ही मिस मार्पल से किसी एहसान की भीख मांगना। वे उनसे, प्लीज ये गलत चीज सही कर दीजिए, जैसे कोई अपील नहीं कर सकते थे। नहीं, ये भी मिस्टर राइफियल का तरीका नहीं था। वे हमेशा से ही हर चीज के लिए कीमत चुकाने के आदी थे। जो चाहिए उसके लिए भुगतान करो, और शायद यही वजह थी कि वे मिस मार्पल को भी कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहे थे जिससे ये काम उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी न रहे, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे वे शौक से करें। उन्होंने जो रकम पेश की थी वह लुभाने के लिए नहीं थी, उत्सुकता जगाने के लिए थी। मिस्टर राइफियल ने यह सोचकर पैसे की पेशकश नहीं की थी, जितना ज्यादा दूंगा वह उतनी जल्दी राजी हो जाएगी, क्योंकि मिस मार्पल को खुद को भी पता था कि ये रकम काफी आकर्षक थी, लेकिन उन्हें इसकी सख्त जरूरत नहीं थी। उनके भतीजे रेमंड थे, जो अगर उन्हें कभी पैसों की जरूरत होती, घर की मरम्मत करवानी हो, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना हो, या बस खुद के लिए कुछ खास करना हो, तो बिना किसी झिझक के उनकी मदद कर देते। तो फिर ये रकम क्यों दी गई थी? ये रोमांच के लिए थी, ठीक वैसे ही जैसे आयरिश स्विस पेस्टेक लॉटरी का टिकट खरीदने का रोमांच होता है। एक बड़ी राशि जिसमें आमतौर पर आप केवल किस्मत से ही पा सकते हैं। लेकिन मिस मार्पल जानती थी कि इस काम में किस्मत से ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, गहराई से विचार करना होगा, और शायद ये काम खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन असली बात ये थी कि मिस्टर राइफियल ने उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं बताया था। शायद इसलिए कि वे चाहते ही नहीं थे कि उनकी राय मिस मार्पल पर कुछ असर डाले। किसी को कोई बात समझाते हुए अक्सर अनजाने में ही हम अपनी सोच उन पर थोप देते हैं। हो सकता है मिस्टर राइफियल को खुद को संदेह था कि उनकी सोच सही है या नहीं। ये उनके लिए असामान्य था। वे कभी खुद पर संदेह नहीं करते थे, लेकिन शायद बीमारी के कारण उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी न्याय परखने की क्षमता कमजोर हो रही है, और इसलिए अब ये मिस मार्पल पर था, उनकी प्रतिनिधि, उनके कर्मचारी। अब उन्हें खुद ही अनुमान लगाना था, खुद ही सच्चाई तक पहुंचना था। तो अब समय आ गया था कि वह कुछ निष्कर्ष निकाले। सीधी बात ये थी, आखिर ये सब मामला था क्या? उसे निर्देश दिए गए थे। सबसे पहले ये समझा जाए, निर्देश देने वाला अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसने सेंट मैरी मीट से दूर जाने के लिए कहा था। इसका मतलब साफ था, जो भी करना था वह वहां से नहीं हो सकता था। ये कोई ऐसा रहस्य नहीं था जिसे अखबारों की कतरानों को खंगलाकर या यहाँ वहां पूछताछ करके सुलझाया जा सके। नहीं, ये वैसा रहस्य नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक ये पता न चले कि पूछताछ करनी किस बारे में है। पहले वह वकील के दफ्तर गई, फिर उसने अपने घर में बैठे हुए एक नहीं, दो पत्र पढ़े। फिर उसे एक आरामदायक और शानदार यात्रा पर भेजा गया, जहां उसे ब्रिटेन के प्रसिद्ध महलों और बगीचों को देखने का मौका मिला। और अब अगले पड़ाव पर थी, यही हवेली, द ओल्ड मैनर हाउस, जोसलिन सेंट मेरी। यही मिस क्वाटिलो ब्रैडबेरी स्कॉट, मिसेस ग्लीन और मिस एंथिया ब्रैडबेरी स्कॉट रहती थी। ये सब मिस्टर राइफियल ने पहले से तय कर रखा था, कुछ हफ्ते पहले जब वे जीवित थे। शायद ये उन्होंने अपने वकील को निर्देश देने और मिस मार्पल के नाम यात्रा की सीट बुक करने के बाद किया था। इसका मतलब
इस घर में रहने के पीछे कोई तो मकसद था, शायद सिर्फ 2 रातों के लिए, शायद उससे ज्यादा के लिए। शायद कुछ ऐसी घटनाएं घटे जो उसे रुकने के लिए मजबूर करे, शायद उसे खुद निवेदन कर रुकने के लिए कहा जाए। और अब वह यहाँ थी, मिसेस ग्लीन और उनकी 2 बहनें। इनका इस रहस्य से कोई न कोई तो संबंध था, लेकिन वह मामला क्या था, ये उसे पता लगाना था। समस्या सिर्फ एक थी, समय कम था, पर मिस मार्पल को खुद पर पूरा भरोसा था। बातों से बातें निकालना उसे बखूबी आता था। वह उन प्यारी, बातूनी बुजुर्ग महिलाओं में से थी, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वे बस बातें करें, हल्की फुल्की गपशप करें। ये उसकी ताकत थी। वह अपने बचपन की बातें करेगी और इसी बहाने कोई बहन अपनी बचपन की बात छेड़ दे। वह खाने पीने की बातें करेगी, पुराने नौकरों की बातें करेगी, बेटियों, कजिन्स, रिश्तेदारों की बातें करेगी, यात्राएं, शादियां, जन्म और हाँ, मौतें भी। लेकिन जब किसी की मौत का जिक्र आएगा, तब भी स्वाभाविक रूप से वह सही प्रतिक्रिया दे सकती है, जैसे ओ ये तो बहुत दुखद है। उन्हें रिश्तेदारों, घटनाओं, जीवन की कहानियों के बारे में पता लगाना था, देखना था कि कहीं कोई न कोई संकेत मिलने वाली बात सामने आ सकती है या नहीं। हो सकता है ये मामला सीधे इन 3 महिलाओं से जुड़ा न हो, बल्कि आसपास किसी घटना से संबंधित रखता हो। कोई ऐसी घटना जिसके बारे में वे जानती हो, जिस पर चर्चा हो सकती हो या जिसकी बात छेड़ने की संभावना हो। कुल मिलाकर यहाँ कुछ न कुछ तो था, कोई सिराग, कोई इशारा। अब से दूसरे दिन उन्हें फिर से टूर में शामिल होना था, जब तक कि तब तक उन्हें कोई संकेत न मिल जाए कि उन्हें टूर में वापस जाना चाहिए या नहीं। उनका ध्यान इस हवेली से वापस टूर बस और उसमें बैठे लोगों की ओर गया। क्या जो कुछ भी वह खोज रही थी, वह उस बस में था? और अगर था, तो जब वह टूर में दोबारा शामिल होगी, क्या वह चीज फिर से उनके सामने आएगी? एक शख्स, कई लोग, कुछ मासूम, कुछ बिल्कुल भी मासूम नहीं, कोई पुरानी दबी हुई कहानी। उन्होंने हल्का सा माथा सिकोड़ा, कुछ याद करने की कोशिश की, कुछ ऐसा जो उनके दिमाग में कौंधा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। निश्चित ही मैं सही हूँ, पर किस बारे में? उनका ध्यान फिर तीनों बहनों की ओर गया। उन्हें यहाँ ऊपर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, बस 2 रातों के लिए कुछ जरूरी सामान खोलना था। आज रात पहनने के लिए कपड़े, रात के कपड़े, वॉश बैग, फिर नीचे जाकर अपनी मेजबानों के साथ अच्छी बातचीत में शामिल होना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था, क्या ये तीनों बहनें उनकी सहयोगी थीं या फिर उनकी दुश्मन थीं? ये दोनों में से कुछ भी हो सकता था। इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मिसेस ग्लीन अंदर आई। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मैं आपका सामान खोलने में मदद करूं? हमारे यहाँ सुबह एक बहुत अच्छी महिला आती है। वह आपको किसी भी चीज में मदद कर सकती है। ओ नहीं, धन्यवाद, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो बस थोड़ी बहुत जरूरी चीजें ही निकाली है। मैंने सोचा था कि आपको एक बार फिर नीचे का रास्ता दिखा दूं। ये घर थोड़ा जटिल है, आप जानती हैं। यहाँ 2 सीढ़ियां हैं और कभी-कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा, मिस मार्पल ने जवाब दिया। तो फिर आइए नीचे चलें। दोपहर के खाने से पहले हम एक-एक ग्लास शरी पीते हैं। मिस मार्पल ने आभार स्वरूप सिर हिलाया और मिसेस ग्लीन का पीछा करते हुए धीरे-धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि मिसेस ग्लीन उनसे काफी छोटी थी, शायद 50 वर्ष की रह चुकी होगी, उससे ज्यादा। मिस मार्पल ने सावधानी से सीढ़ियां उतरी। उनका बायां घुटना हमेशा थोड़ा अनिश्चित रहता था। हालांकि सीढ़ियों के एक और सहारा देने के लिए एक सुंदर सी रेलिंग थी। बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियां थी और उन्होंने इसकी तारीफ भी की। ये घर वाकई सुंदर है, उन्होंने कहा।
1700 के दशक में बना होगा। सही कह रहे हो, है ना? 1780, मिस ग्लीन ने उत्तर दिया। वह मिस मार्पल की तारीफ से खुश लगी। वो मिस मार्पल को ड्राइंग रूम में ले गई। एक बड़ा खूबसूरत कमरा। वहां कुछ बहुत ही सुंदर फर्नीचर रखा गया था। एक क्वीन एनी डेस्क और एक विलियम एंड मेरी आइस्टेशल ब्यूरो, साथ ही कुछ भारी भरकम विक्टोरियन सोफे और कैबिनेट भी। पुराने चीन्स के पर्दे थे जिनका रंग अब हल्का पड़ चुका था और कुछ घिसे पीटे लग रहे थे। कालीन शायद आयरिश था, मिस मार्पल ने सोचा, शायद लिम्ब्रिक एब्यूसिन टाइप। सोफा बड़ा और भारी था और उसकी मखमल काफी घिस चुकी थी। बाकी दो बहनें पहले से ही वहां बैठी थी। जैसे ही मिस मार्पल अंदर आई, दोनों उठ खड़ी हुई। एक ने उन्हें शेरी का ग्लास दिया, दूसरे ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। आपको ऊंची कुर्सी पर बैठना पसंद है? कई लोगों को होता है। हाँ, मुझे ऊंचा बैठना अच्छा लगता है, मिस मार्पल बोली। कमर के लिए आरामदायक होता है। ऐसा लग रहा था कि बहनों को कमर दर्द की परेशानियों की अच्छी जानकारी थी। सबसे बड़ी बहन लंबी और आकर्षक थी, गहरे रंग की। उसके बाल एक सख्त जूड़े में बंधे थे। दूसरी शायद उम्र में कुछ छोटी थी, दुबली पतली, हल्के सुनहरे से धूसर हो चुके बाल बेतरतीबी से कंधों पर खड़े थे। उसका चेहरा थोड़ा उदास सा था, लेकिन किसी पुरानी यादों में डूबा हुआ। मिस मार्पल ने सोचा, इसे आसानी से एक उम्र दराज ओफिलिया की भूमिका में डाला जा सकता है। लेकिन क्लोटिल्डे वो ओफिलिया नहीं थी। मिस मार्पल को लगा कि वो क्लेमेंस्ट्रिया थी। वो खुशी खुशी अपने पति को नहाने के टब में मार सकती थी, लेकिन क्योंकि उसका कभी कोई पति नहीं था, ये संभावना बेकार थी और किसी की हत्या करने की कल्पना मिस मार्पल नहीं कर पा रही थी। क्लोटिल्डे ब्रैडबरी स्कॉट, एंथिया ब्रैडबरी स्कॉट, लविनिया ग्लीन। क्लोटिल्डे प्रभावशाली थी, लिविनिया सीधी सादी लेकिन सुखद व्यक्तित्व वाली, और एंथिया, उसकी आंख का पलक कभी कभी झपकता रहता। उसकी बड़ी बड़ी बुरी आंखें थी। उसकी नजरें पहले दाएं, फिर बाएं और फिर अचानक अपने कंधों के पीछे घूम जाती, ऐसा जैसे उसे हर वक्त कोई देख रहा हो। अजीब बात थी, मिस मार्पल ने सोचा। उन्होंने मन ही मन एंथिया को लेकर थोड़ा विचार किया। वे सब बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई। मिसेस ग्लीन कमरे से निकल गई, शायद किचन की तरफ। ऐसा लग रहा था कि घर के कामों की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। बातचीत सामान्य दिशा में बहने लगी। क्लोटिल्डे ने बताया कि यह घर उनके परिवार का था, पहले उनके परदादा का, फिर उनके चाचा का। उनका सिर्फ एक ही बेटा था, क्लोटिल्डे ने समझाया, लेकिन वो युद्ध में मारा गया। अब हम ही इस परिवार की आखिरी पीढ़ी है, बस कुछ दूर के रिश्तेदार हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ घर है, मिस मार्पल ने कहा। आपकी बहन ने बताया कि इसे 1780 के आसपास बनाया गया था। हाँ, ऐसा ही है, क्लोटिल्डे ने जवाब दिया। काश ये इतना बड़ा और फैला हुआ न होता। और मरम्मत का खर्चा भी बहुत भारी पड़ता होगा, मिस मार्पल ने सहानुभूति जताई। हाँ, बहुत, क्लोटिल्डे ने गहरी सांस ली। अब हमें बहुत सी चीजें वैसे ही छोड़ देनी पड़ती है, कई बाहरी इमारतें और एक ग्रीन हाउस भी। वो बहुत खूबसूरत था। एक प्यारी मस्कट अंगूर की बेल भी थी उसमें, एंथिया बोली, और चेरी पाई की बेलें दीवारों पर चढ़ती रहती थी। मुझे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन युद्ध के समय कोई माली नहीं मिल पाया। हमारा एक युवा माली था, लेकिन उसे भी सेना में बुला लिया गया और फिर बिना देखभाल के ग्रीन हाउस ढह गया। घर के पास का छोटा कांच घर भी गिर गया, लवीनिया ने आह भरी। दोनों बहनों ने लंबी सांस ली, ऐसे लोगों की तरह जो समय को गुजरते देख रही थी और जो समझ चुकी थी कि बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता। मिस मार्पल ने महसूस किया कि इस घर में एक गहरी उदासी थी,
ऐसा लगा जैसे ये दुख दीवारों में समा गया था, हवा में घुल गया था। ये मिटाया नहीं जा सकता था। ये बहुत गहराई तक बैठ चुका था। मिस मार्पल को अचानक एक ठंडक सी महसूस हुई। उन्होंने हल्के से कांपते हुए अपनी शॉल ठीक की। अध्याय 9। पॉलीगोनम। खाना बिल्कुल साधारण था। भुना हुआ मटन, भुने हुए आलू, उसके बाद बेर की टाट, जिसके साथ थोड़ा सा क्रीम और कुछ खास पेस्ट्री। डाइनिंग रूम की दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थी। मिस मार्पल ने अनुमान लगाया कि वे परिवार की होंगी। विक्टोरियन युग की सामान्य सी तस्वीरें, जिनमें कोई खास कला नहीं थी। साइडबोर्ड बड़ा और भारी था, गहरे बेर के रंग की सुंदर मेहगोनी से बना हुआ। गहरे लाल रंग के दमास्क पर्दे और बड़े मेहगोनी टेबल पर आराम से 10 लोग बैठ सकते थे। मिस मार्पल ने अपने अब तक के भ्रमण के अनुभव के बारे में बातचीत की। हालांकि ये यात्रा केवल 3 दिन की थी, इसलिए ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। मिस्टर राइफियल, क्या वे आपके पुराने दोस्त थे? सबसे बड़ी बहन मिस ब्रैडबरी स्कॉट ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं, मिस मार्पल ने जवाब दिया। मैं पहली बार उनसे तब मिली थी जब मैं वेस्ट इंडीज के टूर पर गई थी। शायद वे वहां अपने स्वास्थ्य के लिए गए थे। हाँ, वे कई सालों से काफी अपंग थे, एंथिया ने कहा। बहुत दुख की बात है, मिस मार्पल ने सहानुभूति जताई। वाकई, उनकी साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ। वे बहुत कुछ करने की कोशिश करते थे। हर दिन वे अपने सचिव को पत्र लिखवाते और लगातार टेलीग्राम भेजते रहते। वे कभी भी अपनी बीमारी को कुछ न करने का बहाना नहीं बनाते थे। ओ बिल्कुल नहीं, एंथिया ने सहमति जताई। हाल के वर्षों में हम उनसे ज्यादा नहीं मिले, मिसेस ग्लीन ने कहा। वे बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन क्रिसमस पर हमेशा हमारी याद रखते थे। क्या आप लंदन में रहती हैं, मिस मार्पल? एंथिया ने पूछा। ओ नहीं, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, लूमouth और मार्केट बेसिन के बीच, लंदन से लगभग 25 मील की दूरी पर। पहले ये एक सुंदर पुराना गांव था, लेकिन अब ये भी बाकी सबकी तरह विकसित हो गया है। फिर उन्होंने पूछा, मिस्टर राइफियल लंदन में ही रहते थे, है ना? मैंने सेंट ऑनरे रजिस्टर में देखा कि उनका पता ईस्टर्न स्क्वायर था, या शायद बेलग्रेव स्क्वायर। उनका एक देहात में भी घर था, केंट में, क्लोटिल्डे ने बताया। वे वहां कभी कभी अपने व्यापारिक मित्रों के साथ रहते थे, लेकिन हमें उन्होंने कभी वहां आमंत्रित नहीं किया। हम जब भी उनसे मिले, लंदन में ही मिले। ये बहुत अच्छी बात थी, मिस मार्पल ने कहा, कि उन्होंने आपको सुझाव दिया कि मुझे इस यात्रा के दौरान यहाँ बुलाए। इतना व्यस्त आदमी होने के बावजूद भी ऐसा विचार आना अपने आप में एक बड़ी बात है। हम पहले भी उनके कुछ दोस्तों को आमंत्रित कर चुके हैं, जो इन यात्राओं में शामिल रहे हैं। वैसे भी इन यात्राओं को सबकी पसंद के अनुसार बनाना आसान नहीं होता। युवा लोग लंबी पैदल यात्राएं, पहाड़ियों पर चढ़ना पसंद करते हैं, जबकि बुजुर्ग लोग होटल में ही रहना चाहते हैं। पर यहाँ के होटल बहुत आरामदायक नहीं है। मुझे यकीन है कि आज की यात्रा और कल की यात्रा, जो कि सेंट बोनावेंचर तक होगी, आपके लिए काफी थकाऊ होगी। कल तो एक द्वीप पर नाव से जाना है, और समुद्र कभी-कभी बहुत उग्र हो सकता है। केवल घरों का भ्रमण ही काफी थका देने वाला होता है, मिसेस ग्लीन ने जोड़ा। हाँ बिल्कुल, मिस मार्पल ने सहमति से सिर हिलाया। इतना चलना और खड़े रहना पड़ता है कि पैर थक जाते हैं। शायद मुझे ऐसी यात्राओं से बचकर रहना चाहिए। लेकिन सुंदर इमारतें, भव्य कक्ष, ऐतिहासिक फर्नीचर देखने का आकर्षण बहुत अधिक होता है। और बाग बगीचे, एंथिया ने कहा। आपको बगीचे पसंद है ना? ओह हाँ, बहुत, मिस मार्पल ने उत्साह से कहा। विशेष रूप से ऐतिहासिक घरों के बगीचे। मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूँ उन्हें देखने के लिए। उन्होंने टेबल के चारों ओर खुशी से देखा।
सब कुछ सामान्य और सहज लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ अस्वाभाविक महसूस हो रहा था। ये क्या बात थी? बातचीत साधारण थी, खुद वे भी औपचारिक बातें कर रही थी और तीनों बहनें भी, लेकिन फिर भी 3 बहनें। मिस मार्पल ने एक बार फिर उस वाक्य पर ध्यान दिया। 3 बहनें। 3 चीजों को एक साथ देखने से हमेशा एक अजीब, रहस्यमय एहसास होता है। 3 बहनें, 3 चुड़ैले। मैकबेथ के 3 चुड़ैलों की बात करें तो इन तीनों बहनों की तुलना उनसे करना मुश्किल था। हालांकि मिस मार्पल हमेशा से मानती थी कि थिएटर निर्देशकों ने मैकबेथ के चुड़ैलों को दिखाने में गलती की थी। उन्होंने एक ऐसा नाटक देखा था जिसमें चुड़ैलें बिल्कुल हास्यास्पद लगी थी। पेंटोमाइम की कोई अजीबोगरीब कल्पना, जिनके पंख फड़फड़ा रहे थे, उनके सिर पर ऊंची तिकोनी टोपियां थी। वे अजीबोगरीब तरीके से नाच रही थी और लहराते हुए घूम रही थी। मिस मार्पल को याद आया कि उन्होंने अपने भतीजे से, जिसने उन्हें ये शेक्सपियर का नाटक दिखाने का जिम्मा उठाया था, कहा था, तुम्हें पता है रेमंड, अगर मैं कभी ये शानदार नाटक प्रस्तुत करती तो मैं इन 3 चुड़ैलों को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाती। मैं उन्हें 3 साधारण, सामान्य बूढ़ी औरतों की तरह दिखाती। पुरानी स्कॉटिश महिलाएं। वे न तो नाचती न उछलती, वे बस एक दूसरे को थोड़ी चालाकी से देखती और उनकी उसी साधारणता के पीछे कोई अनजानी, अनकही धमकी छिपी होती। मिस मार्पल ने अपने प्लम टार्ट का आखिरी टुकड़ा उठाया और मेज के दूसरी ओर बैठी एंथिया को देखा। साधारण बिखरे बालों वाली, थोड़ी अनियमित, थोड़ी खोई हुई सी, लेकिन फिर भी क्यों उन्हें लगा कि एंथिया में कुछ तो अजीब था। मैं बेवजह कल्पना कर रही हूँ, उन्होंने खुद से कहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद मिस मार्पल को बगीचे का दौरा करवाया गया। एंथिया को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वह उन्हें बगीचा दिखाए। मिस मार्पल को ये यात्रा कुछ उदास सी लगी। ये कभी एक सुंदर बगीचा रहा होगा, हालांकि कोई असाधारण या खास तौर पर उल्लेखनीय नहीं। ये एक साधारण विक्टोरियन बगीचा था। झाड़ियों से भरी एक पगडंडी, चितकबरे लॉरेल के पेड़ और शायद कभी यहाँ एक सुंदर लॉन हुआ करता था। वहाँ एक किचन गार्डन भी था जो करीब 1.5 एकड़ का था, जो साफ तौर पर अब 3 बहनों के बस की बात नहीं थी। बगीचे का हिस्सा बिल्कुल बंजर पड़ा था, जहाँ अब सिर्फ जंगली घास उगी थी। जमीन के कोनों में फैले खरपतवार फूलों की क्यारियां पर कब्जा कर चुके थे। मिस मार्पल के हाथ बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाए कि वे उन बेलों को उखाड़ न फेंके जो बेतरतीबी से हर चीज पर अपनी पकड़ बना रहे थे। एंथिया के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चलते चलते कहीं से एक आध हेयर पिन गिर पड़ती। वह कुछ बिखरे हुए अंदाज में बातें कर रही थी। आपका बगीचा बहुत सुंदर होगा मुझे लगता है, उसने कहा। ओ वह बहुत छोटा है, मिस मार्पल ने जवाब दिया। वे एक संकरी घास की पगडंडी से होते हुए एक छोटी सी ढलान के पास आ पहुंचे, जो दीवार से सटी हुई थी। हमारा ग्रीन हाउस, एंथिया ने उदासी से कहा। ओ हाँ, जहाँ आपकी वह सुंदर अंगूर की बेल थी। 3 बेलें थी, एंथिया ने बताया। एक ब्लैक हैम्बर्ग थी, एक छोटी सफेद मीठे अंगूर की बेल और एक सुंदर मस्कट अंगूर की बेल थी। और हेलियोट्रोप भी था। चेरी पाई, एंथिया ने सुधार किया। ओ हाँ, चेरी पाई, कितनी प्यारी खुशबू है उसकी। क्या यहाँ कोई बम गिरा था? क्या उसी वजह से ग्रीन हाउस गिर गया? ओ नहीं, यहाँ कोई बम नहीं गिरा। ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित था। नहीं, ये तो बस धीरे धीरे गिर गया। हमने यहाँ बहुत समय नहीं बिताया था और उसे ठीक करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। और सच कहूँ तो इसे दोबारा खड़ा करना बेकार ही रहता, क्योंकि हम इसकी देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए हमने वैसा ही छोड़ दिया। और अब देखें, ये सब घास फूस से ढक गया है। अच्छा, ये जो बेल इसे पूरी तरह ढक चुकी है, वह कौन सा पौधा है?
कभी कभी इसमें फूल आ जाते हैं। ओह, ये तो बहुत आम बेल है, एंथिया ने कहा। नाम याद नहीं आ रहा। पी से शुरू है। पॉली कुछ। ओह हाँ, मुझे लगता है मैं जानती हूँ। पॉलीगोनम। ये बहुत तेजी से फैलती है ना? किसी पुरानी या टूटी फूटी इमारत को छिपाने के लिए बहुत काम की होती है। मिस मार्पल ने देखा कि उनके सामने फैला हुआ ये ढेर पूरी तरह से इस हरी भरी बेल से ढका हुआ था, जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल थे। वे जानती थी कि पॉलीगोनम एक ऐसा पौधा था जो हर चीज को निगल जाता था, और वह भी बहुत तेजी से। ग्रीन हाउस काफी बड़ा रहा होगा, उन्होंने कहा। हाँ, उसमें आड़ू और नेक्टेरियन भी थे। एंथिया का चेहरा उदासी से भर गया। अब तो ये काफी सुंदर लग रहा है, मिस मार्पल ने सांत्वना देने वाले स्वर में कहा। छोटे छोटे सफेद फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। इस रास्ते के बाईं ओर हमारा एक बहुत सुंदर मैंगोलिया का पेड़ है, एंथिया ने कहा। पहले यहाँ एक बहुत सुंदर फूलों की क्यारी हुआ करती थी, एक हर्बिशियस बॉर्डर, लेकिन अब हम उसे संभाल नहीं सकते। ये बहुत मुश्किल है। सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। अब कुछ भी पहला जैसा नहीं रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया है, हर जगह। वह अचानक तेजी से दूसरी ओर मुड़ गई, जो बगीचे की एक साइड की दीवार के साथ चलती थी। उसकी चाल तेज हो गई थी। मिस मार्पल मुश्किल से उसके साथ चल पा रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे एंथिया उन्हें पॉलीगोनम की बेल से ढके उस टीले से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें किसी बदसूरत या अप्रिय चीज से दूर ले जाया गया था। क्या वह शर्मिंदा थी कि पुराने दिनों की भव्यता अब नहीं रही? पॉलीगोनम तो बेतहाशा फैल रहा था। कोई उसे काट छाट भी नहीं रहा था। वह पूरे बगीचे के उस हिस्से को एक तरह से जंगली फूलों के जंगल में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे भाग रही हो। मिस मार्पल ने सोचा, जब वह उसकी मेजबान के पीछे पीछे चली। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान एक टूटी फूटी पिग्स्टाई, सुअर रखने की जगह पर गया, जिसके चारों ओर कुछ गुलाब की बेलें लिपटी हुई थी। मेरे परदादा यहाँ कुछ सुअर पाला करते थे, एंथिया ने समझाया। लेकिन आजकल कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, है ना? काफी गंदा काम है। हमारे घर के पास कुछ फ्लोरिबुंदा गुलाब है। मुझे लगता है कि ये गुलाब बहुत उपयोगी होते हैं जब बाकी चीजें संभालना मुश्किल हो जाता है। ओह हाँ, मैं जानती हूँ, मिस मार्पल ने कहा। उन्होंने हाल ही में विकसित गुलाब की कुछ किस्मों के नाम बताए, लेकिन उन्हें लगा कि वे नाम एंथिया के लिए पूरी तरह नए थे। क्या आप अक्सर ऐसे दौरों पर जाती हैं? अचानक सवाल आया। आपका मतलब घरों और बगीचों के भ्रमण से है? हाँ, कुछ लोग तो हर साल करते हैं। ओ, मैं हर साल ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकती। ये काफी महंगे होते हैं। मेरे एक मित्र ने बहुत दयालुता से ये यात्रा मेरे अगले जन्मदिन के उपलक्ष्य में गिफ्ट की थी। कितने अच्छे हैं, है ना? ओ, मुझे बस जिज्ञासा हुई थी कि आप क्यों आई। मेरा मतलब है, ये सफर थकाने वाला तो है ना? लेकिन अगर आप आम तौर पर वेस्ट इंडीज जैसी जगहों पर जाती है तो। ओह, वेस्ट इंडीज की यात्रा भी किसी की दयालुता का ही नतीजा था। इस बार मेरे एक भतीजे की। बहुत प्यारा लड़का है। अपनी बूढ़ी बुआ का बहुत ख्याल रखता है। ओह अच्छा, हाँ समझ गई। मुझे नहीं पता कि बिना नई पीढ़ी के क्या कोई करेगा, मिस मार्पल ने कहा। वे कितने दयालु होते हैं, है ना? मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो हम हमारे कोई युवा रिश्तेदार नहीं है। क्या आपकी बहन मिसेस ग्लीन के कोई बच्चे हैं? उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे भी कोई सीधे पूछना पसंद नहीं करता। नहीं, वह और उनके पति कभी माता पिता नहीं बने। शायद ये अच्छा ही हुआ। और इसका क्या मतलब हुआ? मिस मार्पल ने सोचा, जब वे घर लौटने लगी। अध्याय 10। ओ फॉन्ड, ओ फेयर, द डेज दैट वेर। अगली सुबह ठीक 8:30 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई।
मिस मार्पल ने आइए कहा और दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक चाय की केतली, एक कप, दूध का जग और मक्खन के साथ ब्रेड की छोटी प्लेट रखी थी। सुबह की चाय मैम, उसने खुशी से कहा। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा कि आपने पहले ही अपने पर्दे खोल दिए, तो अच्छी नींद आई होगी। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई, मिस मार्पल ने कहा, अपनी छोटी प्रार्थना की किताब एक तरफ रखते हुए। हाँ, सच में आज का दिन बहुत सुंदर है। वे लोग आज बेनोवेंचर रॉक्स जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि आप नहीं जा रही। ये सफर टांगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत चढ़ाई है। मुझे यहाँ रहकर बहुत खुशी हो रही है, मिस मार्पल ने कहा। मिस ब्रैडबेरी स्कॉट और मिसेस ग्लीन ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। ये बहुत ही दयालुता है। ओह, ये उनके लिए भी अच्छा ही है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो थोड़ा मन लगा रहता है, वरना ये घर तो बहुत उदास रहता है मैम, बहुत ही उदास। उसने खिड़की के पर्दे पूरी तरह खींच दिए, एक कुर्सी पीछे धकेली और चाइना बेसिन में गर्म पानी का एक कनस्तर रख दिया। ऊपर की मंजिल पर एक बाथरूम है, उसने कहा, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि बुजुर्गों के लिए यही अच्छा है कि उनका गर्म पानी यही रख दिया जाए ताकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत न पड़े। ये एक बहुत ही अच्छा विचार है। मुझे लगता है आप इस घर को अच्छी तरह जानती हैं। ओ मैम, मैं यहाँ लड़की थी जब पहली बार आई थी, तब इस घर की नौकरानी थी। 3 नौकर हुआ करते थे, एक रसोइया, एक हाउसमेड और एक पार्लर मेड। कभी कभी तो रसोई में एक और भी सहायक हुआ करती थी। तब के जमाने में तो ये घर हरा भरा रहता था। ओह, तब तो बहुत अलग माहौल रहा होगा। हाँ, उन दिनों के अपने ही ठाट थे। बूढ़े कर्नल का समय था, तब यहाँ घोड़े भी होते थे और एक गुलाम लड़का जो अस्तबल का काम देखता था। लेकिन समय बदलता है मैम। पहले कर्नल की पत्नी की मौत हो गई, फिर उनके बेटे की युद्ध में जान चली गई और उनकी इकलौती बेटी दूर न्यूजीलैंड चली गई। वहां उसकी शादी हुई, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही उसकी भी मौत हो गई और बच्चा भी नहीं बचा। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। कर्नल एक उदास आदमी थे और इस घर की देखभाल वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। जब उनका निधन हुआ तो ये घर उनकी भतीजी मिस क्लोटिल्डे और उनकी 2 बहनों को मिला। पहले मिस क्लोटिल्डे और मिस एंथिया यहाँ आकर रहने लगी और फिर मिसेस ग्लीन। जब उनके पति की मौत हो गई तो वो भी यहाँ आ गई, लेकिन वे इस घर का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाई। पैसे भी कम थे और बगीचे की देखभाल भी छोड़ दी गई। ये तो बहुत दुखद है, मिस मार्पल ने धीरे से कहा। हाँ, और 3 बहनें बहुत भली और सभ्य है। मिस एंथिया थोड़ी खोई खोई सी रहती है, लेकिन मिस क्लोटिल्डे बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 3 भाषाएं बोल सकती हैं। और मिसेस ग्लीन, वह बहुत अच्छी महिला है। जब वे यहाँ आई तो लगा कि शायद घर की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आप कभी नहीं जान सकते जीवन में क्या होने वाला है। कभी तो लगता है इस घर पर कोई शाप है। मिस मार्पल ने जिज्ञासु नजरों से उसे देखा। पहले एक चीज, फिर दूसरी, फिर वह भयानक हवाई जहाज वाली दुर्घटना स्पेन में हुई थी। उसमें सब मारे गए थे। बुरी चीज है ये हवाई जहाज। मैं तो कभी उसमें नहीं बैठूंगी। मिस क्लोटिल्डे के 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, पति और पत्नी। दोनों ही उस दुर्घटना में मारे गए। उनकी बेटी बच गई क्योंकि वह तब स्कूल में थी। मिस क्लोटिल्डे ने उसे यहाँ बुला लिया और उसे अपनी बेटी की तरह रखा। उसे विदेश यात्रा पर भी ले गई, इटली, फ्रांस। वह बहुत खुशमिजाज लड़की थी, बहुत प्यारी। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ इतनी भयानक घटना हो सकती थी। भयानक घटना? क्या हुआ था? नहीं, यहाँ नहीं, ईश्वर का शुक्र है। लेकिन फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब यहीं से शुरू हुआ। कैसे? वो यहाँ एक लड़के से मिली थी। वह यही आसपास के इलाके में था।
और इन बहनों का उसके पिता से परिचय था। वह बहुत अमीर आदमी था, इसलिए उसका बेटा कभी कभी यहाँ आता जाता था। वहीं से ये सब शुरू हुआ। तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। हाँ, लड़की तो उसे तुरंत ही प्यार कर बैठी। लड़का देखने में आकर्षक था, बातें भी बहुत मीठी करता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह अचानक रुक गए। तो क्या ये कोई प्रेम प्रसंग था जो गलत दिशा में चला गया? क्या लड़की ने आत्महत्या की? बुजुर्ग महिला ने डर से चौड़ी आंखों से मिस मार्पल को घूरा। आत्महत्या? ये किसने कहा? ये तो नृशंस हत्या थी। उसे गला घोटकर मार डाला गया था और फिर सिर को कुचलकर पहचानना तक मुश्किल कर दिया गया था। मिस मार्पल सिहर उठी। ओ कितना भयानक! मिस क्लोटिल्डे को उसकी पहचान के लिए बुलाया गया था। तब से वे कभी पहले जैसी नहीं रही। पुलिस को उसका शव यहाँ के 30 मील दूरी पर मिला, एक सुनसान सूखी खदान। और पुलिस को पूरा यकीन था कि ये पहली हत्या नहीं थी। और भी लड़कियां मारी गई थी। लड़की 6 महीने से लापता थी और पुलिस हर तरफ उसकी तलाश कर रहे थे। लेकिन वह लड़का, वो तो जैसे राक्षस था, शैतान का अवतार। तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने कहा कि वह बचपन से ही बुरा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह मानसिक बीमारी होती है और हत्यारे अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करती। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। हत्यारे हत्यारे ही होते हैं और अब तो उन्हें फांसी भी नहीं दी जाती। मैं जानती हूँ कि कुछ घरानों में मानसिक बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन ये लड़का नहीं, वह तो पूरी तरह शैतान था। उन्होंने उसके साथ क्या किया? फांसी तो नहीं दी गई थी, या फिर शायद वो बहुत छोटा था। मुझे अब ठीक से याद नहीं। उसे दोषी ठहराया गया था। शायद उसे बास्टल या ब्रांसन भेजा गया, कोई ऐसी जगह जिसका नाम बी से शुरू होता है। उस लड़के का नाम क्या था? माइकल। पर उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। ये तो 10 साल पहले की बात है। अब ठीक से कुछ याद नहीं रहता। उसका नाम थोड़ा इटालियन टाइप था, जैसे कोई पेंटर का नाम। राइफियल। हाँ, यही था। माइकल राइफियल। बिल्कुल। सुना था कि उसके अमीर बाप ने पैसे देकर उसे जेल से निकलवा लिया था। बैंक लुटेरों जैसी कोई भागने की योजना। पर शायद वो सिर्फ अफवाह थी। तो ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। एलिजाबेथ टेम्पल ने कहा था कि लड़की की मौत का कारण प्यार था। एक तरह से वह सही थी। एक जवान लड़की को एक हत्यारे से प्यार हो गया था और उसी प्यार में अंधी होकर वह अपनी दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ गई। मिस मार्पल हल्की सी सिहर उठी। कल जब वह गांव की सड़क से गुजर रही थी, उन्होंने एक अखबार में बोर्ड पर लिखा देखा, एप्सम डाउन्स मर्डर। दूसरी लड़की की लाश मिली। एक युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही पुराना पैटर्न, एक भयावह पैटर्न। उनके दिमाग में कहीं सुनी हुई कुछ पंक्तियां धीरे धीरे उभरने लगी थी। गुलाबी उजास सा यौवन, आवेग में भी कोमल, एक गाने सी बहती धारा, एक वीरान वादी में, एक परी कथा का राजकुमार, एक साधारण कहानी में। यौवन से ज्यादा नाजुक और कुछ भी नहीं। कौन था जो यौवन की रक्षा करता, दर्द और मृत्यु से? यौवन जो खुद को कभी नहीं बचा पाया था, जो कभी बचना जानता ही नहीं था। क्या वे बहुत कम जानते थे, या फिर वे बहुत ज्यादा जानते थे और इसलिए समझते थे कि वे सब कुछ जानते हैं? उस सुबह मिस मार्पल जब सीढ़ियों से नीचे आई तो शायद उम्मीद से पहले ही उठ चुकी थी। उन्होंने अपनी मेजबानों को घर में कहीं नहीं पाया। फ्रंट डोर से बाहर निकलकर उन्होंने बगीचे का एक चक्कर लगाया। नहीं, उन्हें इस बगीचे से कोई खास लगाव नहीं था। बस कहीं उनके भीतर एक एहसास था कि यहाँ कोई चीज थी जो उन्होंने नोटिस नहीं की थी। कोई छोटी सी बात जो कोई सुराग दे सकती थी। कुछ था यहाँ,
कुछ जो उनके दिमाग में आ रहा था लेकिन साफ नहीं हो रहा था। वह फिलहाल 3 बहनों से बात करने की इच्छुक नहीं थी। वह सिर्फ अपने दिमाग में नई जानकारी को व्यवस्थित करना चाहती थी, जो उन्हें जेनेट की सुबह की चाय वाली बातचीत में मिली थी। बगीचे के किनारे एक छोटी गेट खुली थी। मिस मार्पल बाहर निकली और गांव की गली में आ गई। छोटी छोटी दुकानों के आगे से रास्ते गुजरते हुए वह उस जगह पहुंची जहां एक चर्च का ऊंचा शिखर दिख रहा था। उन्होंने चर्च यार्ड का गेट खोला और अंदर चले गए। कब्रों के बीच इधर उधर घूमते हुए उन्होंने देखा, कुछ कब्रें बहुत पुरानी थी, कुछ दीवार के पास की नई लग रही थी और कुछ तो हाल ही में बनी लग रही थी। पुरानी कब्रों में कुछ खास दिलचस्पी की चीजें नहीं थी। गांव के पुराने नाम बार बार दोहराए जाते थे, जैसा अक्सर गांवों में होता है। प्रिंस नाम के कई लोग यहाँ दफन थे। जैस्पर प्रिंस, मार्जरी प्रिंस, एडगर और वॉल्टर प्रिंस और छोटी सी मेलेनी प्रिंस सिर्फ 4 साल की उम्र में गुजर गई थी। एक पूरा परिवार, हिरन ब्रॉड, एलन जेन ब्रॉड, एलिया ब्रॉड, 91 साल। मिस मार्पल रुक गई। उनके मन में एक विचार कौंधा, पर क्या? वह कब्रों से हटने ही वाली थी कि उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो बहुत धीमी गति से कब्रों के बीच घूम रहा था। चलते चलते वह इधर उधर सफाई कर रहा था। उसने मिस मार्पल को सलाम किया और कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मिस मार्पल ने जवाब दिया। आज का दिन बड़ा सुहाना लग रहा है। शाम तक बारिश होगी, बूढ़े आदमी ने पूरी निश्चितता से कहा। यहाँ तो बहुत सारे प्रिंस और ब्रॉड दफन है, मिस मार्पल ने कब्रों की ओर देखते हुए कहा। हाँ, यहाँ हमेशा से प्रिंस परिवार रहा है। पहले इनके पास अच्छी खासी जमीन थी। ब्रॉड्स भी कई सालों से यहाँ रहते आए हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ एक बच्चा भी दफन है। बच्चों की कब्रें देखना बहुत दुखद होता है। अरे हाँ, वो छोटी मेलेनी थी। हम उसे मेली बुलाते थे। बड़ी ही दुखद मौत हुई उसकी। सड़क पार करते हुए कार के नीचे आ गई। टॉफी लेने भागी थी दुकान की तरफ। आजकल ऐसा बहुत होता है, गाड़ियां जिस रफ्तार से चलती है। सोच कर ही दुख होता है, मिस मार्पल ने कहा। हर वक्त कितनी मौतें होती रहती है, लेकिन तब तक ध्यान नहीं जाता जब तक कोई चर्चयार्ड में लगे शिलालेखों को न पढ़े। बीमारियां, बुढ़ापा, सड़क दुर्घटनाएं और कभी कभी तो उससे भी भयानक चीजें। युवा लड़कियां मारी जाती हैं। अपराध। हाँ, आजकल ऐसे मामले बहुत बढ़ गए हैं। लड़कियां भी बड़ी बेवकूफ होती है, मैं तो यही कहूंगा। और उनकी माओं के पास समय ही नहीं होता उनको संभालने का। हर वक्त नौकरी में लगी रहती है। मिस मार्पल को उसकी बात कुछ हद तक सही लगी, लेकिन वह इस विषय पर बहस करने के मूड में नहीं थी। द ओल्ड मैनर हाउस में ठहरी हुई है ना? बूढ़े आदमी ने पूछा। कोच टूर के साथ आई थी, मैंने देखा था, लेकिन शायद ज्यादा हो गया आपके लिए, है ना? उम्र बढ़ने के बाद हर कोई इतना सफर नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ी थकान महसूस होती है, मिस मार्पल ने माना। फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर राइफेल ने यहाँ के कुछ परिचितों से संपर्क किया और उन्होंने मुझे 2 रातों के लिए ठहरने का न्योता दिया। लेकिन राइफेल के नाम से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। मिसेस ग्लीन और उनकी 2 बहनें बहुत दयालु हैं, मिस मार्पल ने कहा। क्या वे यहाँ बहुत समय से रह रही है? इतना भी नहीं, 20 साल हुए होंगे शायद। पहले ये ओल्ड मैनर हाउस कर्नल ब्रैडबेरी स्कॉट का था। जब मरे तब करीब 70 के थे। कोई संतान थी उनकी? एक बेटा था जो युद्ध में मारा गया था, इसलिए उन्होंने ये जगह अपनी भतीजियों को दे दी, और कोई देने के लिए था भी नहीं। बूढ़ा आदमी फिर से कब्रों की सफाई में लग गया। मिस मार्पल चर्च के अंदर चली गई। चर्च के इंटीरियर पर विक्टोरियन रिस्टोरेशन की छाप थी। खिड़कियों में चमकीले विक्टोरियन कांच लगे थे। दीवारों पर कुछ धातु की पट्टिकाएं और स्मृतिलेखी अतीत के संकेत थे। वह एक कठोर लकड़ी के बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी। क्या अब वह सही दिशा में थी?
कुछ कड़ियां जुड़ रही थी, लेकिन सब कुछ अभी भी धुंधला था। एक लड़की की हत्या हुई थी, दरअसल कई लड़कियों की हुई थी। शक के आधार पर कुछ युवा लड़कों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। ये वही पुराना पैटर्न था, अपराध, संदेह, जांच। लेकिन ये सब तो पुरानी बातें थी, 10-12 साल पहले की। अब इसमें कुछ नया खोजने के लिए नहीं था, कोई रहस्य हल करने को नहीं था। एक ट्रेजेडी थी जिस पर अब समाप्त लिखा जा चुका था। वो क्या कर सकती थी? मिस्टर राइफियल आखिर उससे क्या करवाना चाहते थे? एलिजाबेथ टेम्पल, उसे एलिजाबेथ टेम्पल से और बातें करनी होगी। एलिजाबेथ ने एक लड़की का जिक्र किया था जो माइकल राइफियल से शादी करने वाली थी, लेकिन क्या ये सच था? ओल्ड मैनर हाउस के लोगों को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। मिस मार्पल के दिमाग में एक और जानी पहचानी कहानी आई, वही कहानी जो उनके गांव में पहले भी कई बार सुनाई जा चुकी थी। हमेशा एक जैसी शुरुआत, लड़का लड़की से मिलता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर लड़की को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मिस मार्पल ने खुद से कहा। वो लड़की को बताती है और चाहती है कि वो शादी कर ले, लेकिन लड़का शायद शादी नहीं करना चाहता। उसने तो कभी शादी का सोचा ही नहीं था, लेकिन इस बार हालात उसके लिए मुश्किल हो सकते हैं। उसके पिता शायद इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो। लड़की के घर वाले दबाव डाले कि वो सही काम करे, लेकिन शायद वो लड़की से ऊब चुका होता है, शायद उसे कोई और मिल गई है। फिर वो एक तेज बेरहम रास्ता चुनता है, उसका गला घोट देता है, सिर कुचल देता है ताकि पहचान न हो सके। उसकी पुरानी हरकतों को देखते हुए ये पूरी कहानी फिट बैठती है। एक क्रूर, घटिया अपराध जो समय के साथ भुला दिया जाता है। उन्होंने चर्च को चारों ओर देखा। वहां की शांति देखकर ये सोचना मुश्किल था कि दुनिया में कितनी बुराई मौजूद है। बुराई को समझने की एक खासियत है, यही तो मिस्टर राइफियल ने उनके बारे में कहा था। वो उठी और चर्च से बाहर निकली। कब्र की ओर एक बार फिर देखा। वहां सिर्फ पुरानी पट्टिकाएं और मिटते हुए नाम थे। कोई बुराई नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन कल ओल्ड मैनर हाउस में जो महसूस हुआ था, क्या वो बुराई थी? वो भारी उदासी, गहरे दुख का एहसास, एंथिया ब्रैडबेरी स्कॉट की डरी हुई आंखें, जैसे हमेशा कोई परछाई उसके पीछे मंडराती हो। ये तीनों बहनें कुछ जानती थी, लेकिन क्या? एलिजाबेथ टेम्पल। मिस मार्पल ने सोचा कि इस वक्त एलिजाबेथ टेम्पल बाकी टूर ग्रुप के साथ पहाड़ियों पर चल रही होगी, खड़ी चढ़ाई चढ़ रही होगी और समुद्र की ओर देख रही होगी। कल जब वो टूर ग्रुप में फिर मिल जाएगी तो एलिजाबेथ से बात कर पाएगी। वो वापस ओल्ड मैनर हाउस की तरफ चल पड़ी। अब तक वो काफी थक चुकी थी, इसलिए कदम थोड़े धीमे थे। सुबह की मेहनत से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगे। ओल्ड मैनर हाउस से कोई नई बात सामने नहीं आई, बस एक पुरानी ट्रेजेडी जिसे जेनेट ने बताया था। लेकिन नौकरों की यादों में हमेशा पुराने हाथ से जिंदा रहते हैं, जितना कि बड़ी शादियां, शानदार पार्टियां और किसी चमत्कारी तरीके से बचे हुए लोग। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, उन्होंने दो महिलाओं को वहां खड़े देखा। उनमें से एक आगे बढ़ी, मिसेस ग्लीन थी। ओ, आप यहाँ हैं, उन्होंने कहा। हम सोच रहे थे कि आप कहीं बाहर गई होगी। मैं बस यही उम्मीद कर रही थी कि आप ज्यादा थक न जाएं। अगर मुझे पता होता कि आप बाहर जा रही है तो मैं भी आपके साथ चलती। वैसे यहाँ ज्यादा कुछ देखने लायक तो नहीं है। मैं बस इधर उधर टहल रही थी, मिस मार्पल ने कहा। चर्च यार्ड में गई थी, चर्च देखा। मुझे चर्च में हमेशा दिलचस्पी रहती है। कभी कभी वहां बहुत ही अजीब और दिलचस्प शिलालेख मिलते हैं। मैंने ऐसे कई शिलालेखों का संग्रह कर रखा है। क्या यह चर्च विक्टोरियन समय में रिस्टोर किया गया था? हाँ, उन्होंने कुछ अजीब से बेंच लगवाए थे। अच्छे लकड़ी की थी, मजबूत भी, लेकिन देखने में सुंदर नहीं थी।
उम्मीद है उन्होंने कुछ ऐतिहासिक चीजें हटाई नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी ये बहुत पुराना चर्च नहीं है। हाँ, वहाँ ज्यादा पुरानी पट्टिकाएं या पीतल के शिलालेख नहीं दिखे। मिस मार्पल ने सहमति जताई। क्या आपको चर्च आर्किटेक्चर में खास दिलचस्पी है? नहीं, मैं इसकी स्टडी तो नहीं करती, लेकिन मेरे गांव सेंट मैरी मीड में हर चीज चर्च के इर्द गिर्द घूमती है। कम से कम मेरी जवानी के दिनों में तो ऐसा ही था। आजकल चीजें थोड़ी बदल गई है। क्या आप इसी इलाके में पली बड़ी है? ओह नहीं, हम यहाँ से बहुत दूर नहीं रहते थे, कोई 30 मील के करीब, लिटिल हर्ड्सली में। मेरे पिता आर्मी में मेजर थे, आर्टिलरी डिवीजन में। कभी कभी हम यहाँ अपने अंकल से मिलने आते थे, बल्कि उनके अंकल से भी। लेकिन सच कहूँ तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं आई थी। जब मेरे अंकल का निधन हुआ, मेरी दोनों बहनें यहाँ आ गई, लेकिन तब मैं अभी भी अपने पति के साथ विदेश में थी। उनका देहांत हुए बस 4-5 साल ही हुए हैं। ओह, समझ गई। मेरी बहनों ने चाहा कि मैं यहाँ आकर उनके साथ रहूं, और सच कहूँ तो यही सबसे सही लगा। हम कई साल भारत में रहे थे। मेरे पति का तबादला वही हुआ था जहाँ उनका निधन हुआ था। आजकल ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया है कि इंसान कहाँ अपने रूट्स जमाए। हाँ, ये तो सच है। और आपको महसूस हुआ होगा कि आपकी जड़ें यहाँ हैं, क्योंकि आपका परिवार बहुत समय से यहाँ रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगा। मैंने हमेशा अपनी बहनों से संपर्क बनाए रखा, उनसे मिलने भी आती रही। लेकिन जब आप किसी जगह रहने लगते हैं, तो चीजें वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हैं। मैंने लंदन के पास, हैम्पटन कोर्ट के पास, एक छोटा सा कॉटेज लिया है, जहाँ मैं काफी समय बिताती हूँ। वहाँ मैं कुछ चैरिटी संगठनों के लिए भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ। तो आपका समय अच्छे से व्यतीत होता है। बहुत समझदारी है आपकी। हाल ही में मुझे लगने लगा कि शायद मुझे यहाँ और ज्यादा समय बिताना चाहिए। मैं अपनी बहनों को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। उनकी सेहत को लेकर? मिस मार्पल ने पूछा। आजकल चिंता तो लगी ही रहती है, खासकर जब कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिलता जो उम्र के साथ होने वाले शारीरिक समस्याओं में देखभाल कर सके। गठिया, आर्थराइटिस, ये सब बहुत आम हो गया है। बाथरूम में गिर जाने का डर, सीढ़ियों से फिसलने का खतरा, ये सब बातें परेशान करती है। क्लोटिल्डे हमेशा से बहुत मजबूत रही है, मिसेस ग्लीन ने कहा। मैं तो उसे टफ कहूंगी, लेकिन एंथिया को लेकर मैं कभी-कभी सच में परेशान हो जाती हूँ। वो बहुत ज्यादा खोई खोई रहती है। कभी-कभी तो कहीं चली जाती है और फिर भूल जाती है कि वो कहाँ है। हाँ, सच में दुखद है जब लोग चिंता में रहते हैं। आजकल चिंता की कोई कमी तो है नहीं। मुझे नहीं लगता कि एंथिया के पास कोई खास चिंता की बात है। शायद इनकम टैक्स या पैसों की बातें, मिस मार्पल ने सुझाव दिया। नहीं नहीं, वो इतना नहीं सोचती, लेकिन वो गार्डन को लेकर बहुत परेशान रहती है। उसे पुराने गार्डन की याद बहुत सताती है। वो चाहती है कि हम उसे फिर से वैसे ही बना दें, लेकिन क्लोटिल्डी ने उसे समझाया कि आजकल ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो हॉट हाउस, पुराने पीच के पेड़, ग्रेप्स, इन्हीं सभी की बातें करती रहती है। और वॉल्स पर चेरी पाई? मिस मार्पल को पिछली बातचीत याद आ गई। वाह, आपको याद रह गया। हाँ, ये उन चीजों में से है जो इंसान कभी नहीं भूलता। हीलियोट्रोप का बहुत ही प्यारा सुगंध होता है। इसका नाम भी कितना प्यारा है, चेरी पाई। ग्रेपवाइन भी थी, छोटे मीठे अंगूर। खैर, इंसान को बीते समय से ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। और फूलों की क्यारियां भी याद आती होगी, मिस मार्पल ने कहा। हाँ, एंथिया चाहती है कि फिर से बड़े बड़े रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हो, लेकिन अब यह संभव नहीं। अब तो इतना ही मुश्किल हो गया है कि कोई हर 2 हफ्ते में घास काटने आ जाए। हर साल कोई नया माली आता है, और एंथिया फिर से पाम्स ग्रास लगवाना चाहती है। मिसेस सिम्पकन पिंस, सफेद रंग के पत्थर की क्यारियों के किनारे, और वो अंजीर के पेड़ जो ग्रीनहाउस के बाहर उगता था, ये सब उसे बहुत याद आता है। ये सब संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, बहस करने से कोई फायदा नहीं होता।
क्लोटिल्डे तो बहुत साफ साफ बात करती है, किसी बात को बस साफ मना कर देती है और कहती है कि अब इस पर और कोई चर्चा नहीं होगी। ये बहुत मुश्किल होता है, मिस मार्पल ने सहमति जताई। समझ नहीं आता कि कब सख्ती दिखानी चाहिए, कब नरमी। कभी कभी लगता है कि थोड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए, और कभी लगता है कि बस सुन लेना चाहिए, भले ही दिल में पता हो कि वो सब अब नामुमकिन है। हाँ, ये सच में मुश्किल है। पर मेरे लिए ये थोड़ा आसान है, क्योंकि मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, कुछ दिन रहती हूँ, फिर चले जाती हूँ। तो मेरे लिए ये सोचना आसान होता है कि चीजें जल्दी ठीक हो जाएगी और कुछ न कुछ किया जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो उस दिन जब मैं घर लौटी और देखा कि एंथिया ने एक बेहद महंगी लैंडस्केप गार्डनिंग कंपनी को हायर करने की कोशिश की थी, गार्डन को नया बनाने के लिए, ग्रीन हाउस फिर से बनाने के लिए, तो मुझे लगा ये तो हद ही हो गई। भला ग्रीन हाउस बन भी जाए तो ये बेलों को ठीक से उगने और फल देने में 2-3 साल लग जाएंगे। क्लोटिल्डे को इस बारे में कुछ नहीं पता था, और जब उसने एंथिया के टेबल पर इस काम का एस्टीमेट देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गई। सच कहूँ तो उसने बहुत बेरुखी से बात की। बहुत सी चीजें मुश्किल होती है, मिस मार्पल ने कहा। ये बहुत उपयोगी वाक्य था जिसे वह अक्सर इस्तेमाल करती थी। मुझे कल सुबह जरा जल्दी निकलना होगा, मिस मार्पल ने कहा। मैंने गोल्डन डोर में कुछ पूछताछ की थी, जहां से कोच पार्टी रवाना होगी। सुना है वे सुबह जल्दी ही निकलेंगे, शायद 9 बजे। अरे बाप रे, आशा है ये यात्रा आपके लिए बहुत थकाने वाली नहीं होगी। ओह, मुझे नहीं लगता। हम एक जगह जा रहे हैं। अब जरा रुकिए, नाम क्या था? स्टर्लिंग सेंट मेरी, कुछ ऐसा ही। लगता है ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते में एक चर्च है जिसे देखने लायक बताया गया है, और एक किला भी। दोपहर में एक सुंदर सा गार्डन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वहाँ कुछ खास फूल है। मुझे लगता है कि यहाँ 2 दिन जो आराम मिला है, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। अगर मैं यहाँ आकर सीधे उन चट्टानों पर चढ़ने वाली यात्राओं में शामिल हो जाती तो शायद बहुत थक जाती। अच्छा, तो फिर आपको आज दोपहर आराम करना चाहिए ताकि कल के लिए तरोताजा रहे, मिसेस ग्लीन ने कहा जब वे घर के अंदर जा रही थी। मिस मार्पल चर्च देखने गई थी, मिसेस ग्लीन ने क्लोटिल्डे से कहा। मुझे डर है कि वहां देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, क्लोटिल्डे ने कहा। विक्टोरियन काल का कांच लगा है और मुझे तो वो बेहद भद्दा लगता है। बिना किसी खर्च की चिंता किए लगाया गया था। लेकिन सच कहूँ तो मेरे अंकल भी इसमें थोड़े दोषी थे। उन्हें वो तेज लाल और नीले रंग बहुत पसंद थे। हाँ, बहुत ही भद्दे और अशोभनीय लगते हैं, लवेनिया ग्लीन ने सहमति जताई। लंच के बाद मिस मार्पल ने थोड़ी हल्की झपकी ली और डिनर के वक्त ही अपनी मेजबानों के साथ जुड़ी। डिनर के बाद बातचीत का सिलसिला चलता रहा जब तक सोने का समय नहीं हो गया। मिस मार्पल ने बातचीत को पुरानी यादों की ओर मोड़ दिया। अपनी बचपन की यादें, उन जगहों की बातें जहां वो गई थी, यात्राओं के किस्से और कुछ पुराने परिचितों का जिक्र। वह बिस्तर पर गई, लेकिन एक अजीब सी असफलता की भावना के साथ। उन्होंने कुछ नया नहीं सीखा, शायद इसलिए क्योंकि सीखने को कुछ था ही नहीं। मानो वह मछली पकड़ने गई थी, लेकिन पानी में कोई मछली थी ही नहीं, या फिर शायद उन्हें सही चारा लगाना नहीं आता था। अध्याय 11, एक्सीडेंट, हादसा। अगली सुबह मिस मार्पल की चाय 7:30 बजे लाई गई, ताकि उन्हें उठने और अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करने का समय मिल सके। वो अपनी छोटी सी सूटकेस बंद ही कर रही थी कि दरवाजे पर जल्दी जल्दी दस्तक हुई और क्लोटिल्डे अंदर आई, थोड़े परेशान दिख रही थी। ओ मिस मार्पल, नीचे एक नौजवान आया है आपसे मिलने, एमलिन प्राइस। वो आपके टूर ग्रुप से है, उसे यही भेजा गया है। अरे हाँ, मुझे याद है, काफी यंग लड़का। हाँ, बहुत मॉडर्न लुक वाला, लंबे बाल और वो सब। लेकिन वो दरअसल बुरी खबर देने आया है। एक हादसा हुआ है। हादसा? मिस मार्पल चौंक गई। मतलब बस का एक्सीडेंट हुआ?
कोई घायल हुआ? नहीं नहीं, बस का तो नहीं हुआ। दिक्कत सफर दौरान करने में आई, कल दोपहर। आपको याद होगा हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन शायद उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग इधर उधर घूम रहे थे। एक तो रास्ता था जो सीधा मेमोरियल टावर तक जाता था, लेकिन कुछ लोग नीचे से जाकर पहाड़ी के पार निकलने लगे। दोनों रास्ते टावर तक जाते थे, लेकिन ग्रुप थोड़ा बिखर गया और कोई उन्हें गाइड भी नहीं कर रहा था, जबकि करना चाहिए था। पहाड़ की ढलान बहुत तेज है और वहां से नीचे गहरी खाई है। अचानक वहां चट्टानें खिसक गईं और नीचे जा रहे एक व्यक्ति पर गिर पड़ी। हे ईश्वर! मिस मार्पल ने घबरा कर कहा, कौन घायल हुआ? मुझे बड़ा अफसोस है। कोई मिस टेम्पल या टेंडरडन, एलिजाबेथ टेम्पल। मिस मार्पल का दिल बैठ गया। ओह, ये बहुत ही बुरी खबर है। मैं उनसे काफी बातें करती थी। बस में भी मेरे बगल में ही बैठी थी। वो रिटायर्ड स्कूल टीचर थी और काफी जानी मानी थी। हाँ, क्लोटिल्डे ने सिर हिलाया। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो फेलोफील्ड स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। बहुत प्रसिद्ध स्कूल। मुझे पता ही नहीं था कि वो इस टूर में है। 1-2 साल पहले उन्होंने हेड मिस्ट्रेस का पद छोड़ दिया था और अब वहाँ कोई नई, काफी यंग, प्रोग्रेसिव सोच वाली हेड मिस्ट्रेस आ गई है। लेकिन मिस टेम्पल अभी ज्यादा उम्र दराज नहीं है, बस 60 साल के आसपास होगी। काफी एक्टिव थी, ट्रेकिंग, वॉकिंग, सब कुछ पसंद था उन्हें। ये हादसा वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुई होगी। अभी तक मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। ठीक है, मेरा सामान तैयार है। मिस मार्पल ने अपनी सूटकेस बंद करते हुए कहा, मैं नीचे चलकर मिस्टर ब्राइट से मिलती हूँ। क्लोटिल्डे ने झट से उनका बैग उठा लिया। अरे रहने दीजिए, मैं उठा सकती हूँ। आप बस मेरे साथ धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरिए। मिस मार्पल नीचे पहुंची तो एम्बलिन प्राइस पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके बाल पहले से भी ज्यादा बिखरे हुए थे और उन्होंने चमकीले हरे रंग की पैंट, लेदर जैकेट और कुछ फैंसी बूट्स पहन रखे थे। बहुत दुखी घटना है, उन्होंने मिस मार्पल का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं खुद आया ताकि आपको हादसे की खबर दे सकूं। उम्मीद है मिस ब्रैडबेरी स्कॉट ने आपको सब बता दिया होगा। ये मिस टेम्पल के साथ हुआ है। आप जानती है, वही स्कूल टीचर। मुझे नहीं पता था वो वहाँ क्या कर रही थी, लेकिन ऊपर से कुछ बड़े पत्थर नीचे गिर गए। वहाँ की ढलान काफी खड़ी है और वो पत्थर उन पर आकर गिरे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर पर चोट लगी है, हालत गंभीर बताई जा रही है, इसलिए आज का टूर कैंसिल कर दिया गया है और हम आज रात यहीं रुकेंगे। ओह, बहुत दुख की बात है। मिस मार्पल ने गहरी सांस ली। बहुत ही अफसोसजनक। हाँ, और सब ने सोचा कि फिलहाल आगे न बढ़ा जाए। पहले ये देखना जरूरी है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। इसलिए हम एक और रात गोल्डन बोर में ही रुकेंगे और टूर का प्लान थोड़ा बदल दिया जाएगा। शायद ग्रैंगमेरिंग जाने का प्लान पूरी तरह ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वहाँ कुछ खास देखने लायक नहीं है। मिसेस सैनबर्न सुबह सुबह ही हॉस्पिटल निकल गई है, ये जानने के लिए कि मिसेस टेम्पल की तबीयत कैसी है। वो हमें 11 बजे गोल्डन बोर में कॉफी के दौरान मिलेंगी। अगर आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती है, ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिल सके। मैं जरूर आपके साथ चलूंगी, मिस मार्पल ने कहा। हाँ बिल्कुल, अभी चलते हैं, एम्बलिन ने जवाब दिया। मिस मार्पल ने क्लोटिल्डे और मिसेस ग्लीन से विदा लेने के लिए उनकी ओर देखा, जो अब उनके पास आ चुकी थी। मुझे आपका बहुत धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने कहा। आप बहुत अच्छी है और यहाँ 2 रातें बिताना बहुत आनंददायक रहा। मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। बहुत दुर्भाग्य है कि ये सब हो गया। अगर आप एक और रात बिताना चाहें, मिसेस ग्लीन ने कहा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने क्लोटिल्डी की ओर देखा। मिस मार्पल ने तुरंत भाप लिया कि क्लोटिल्डी के चेहरे पर हल्की सी असहमति थी। उन्होंने लगभग सिर हिलाया, लेकिन इतनी हल्की हरकत थी कि वह मुश्किल से नजर आई। मिस मार्पल को लगा कि वह मिसेस ग्लीन की बात को दबाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझे लगता है कि आपके लिए दूसरों के साथ रहना ज्यादा अच्छा होगा।
मिसेस ग्रीन ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है, मिस मार्पल बोली। इससे मुझे पता चलेगा कि आगे की योजनाएं क्या है और क्या किया जाना चाहिए। शायद मैं किसी तरह भी मदद कर सकूं, कौन जाने। इसलिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि गोल्डन बोर में कमरा मिलना मुश्किल होगा। उन्होंने एम्बलिन की ओर देखा, जिसने उन्हें आश्वस्त किया। कोई दिक्कत नहीं होगी, आज कुछ कमरे खाली हो रहे हैं। होटल भरा हुआ नहीं रहेगा। मिसेस सैंडबॉर्न ने पूरी टूर पार्टी के लिए एक रात का इंतजाम कर दिया है। कल देखेंगे कि क्या करना है। फिर से विदाई और धन्यवाद कहे गए। एम्बलिन प्राइस ने मिस मार्पल का सामान उठाया और तेज कदमों से चलने लगे। बस यही मुड़ना है, फिर पहली गली बाई ओर है, उन्होंने कहा। हाँ, कल मैंने इसे पार किया था। बेचारी मिस टेम्पल, मुझे उम्मीद है कि वह ज्यादा घायल नहीं हुई होगी, मिस मार्पल बोली। मुझे लगता है कि चोट गंभीर है, एम्बलिन ने कहा। डॉक्टर और अस्पताल वाले हमेशा यही कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ कोई स्थानीय अस्पताल नहीं है। उन्हें कैरिस्टाउन ले जाना पड़ा, जो करीब 8 मील दूर है। खैर, जब तक हम होटल पहुंचकर आपको कमरा दिलवा देंगे, तब तक मिसेस सैंडबॉर्न अस्पताल से लौटकर ताज़ा खबर ले आएगी। जब वे होटल पहुंचे, तो टूर ग्रुप कॉफी रूम में जमा था। वह कॉफी, बंस और पेस्ट्री परोसी जा रही थी। मिस्टर और मिसेस बटलर आपस में बातचीत कर रहे थे। ओह, ये बहुत ही दुखद है, मिसेस बटलर बोली। बहुत ही गंभीर घटना है। जब हम सब इतने खुश थे और इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। बेचारी मिस टेम्पल। और मुझे हमेशा लगता था कि वो बहुत सतर्क और संतुलित चलने वाली थी। लेकिन देखिए, आप कभी कुछ नहीं कह सकते, है ना हेनरी? हाँ, सच में, हेनरी बोले। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा समय भी सीमित है। क्या हमें इस यात्रा को यही समाप्त नहीं कर देना चाहिए, जब तक सब कुछ साफ न हो जाए? शायद हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये मेरा मतलब है, अगर ये इतना गंभीर हुआ कि जानलेवा साबित हो हो सकता है कि पुलिस को इस मामले की जांच करनी पड़े या कोई जांच आयोग बैठाया जाए। ओह हेनरी, इतनी भयानक बातें मत कहो। मुझे यकीन है, मिस कुक ने कहा, कि आप जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं। मिस्टर बटलर, मुझे नहीं लगता कि स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है, विदेशी लहजे में कैस्पर बोले। लेकिन हाँ, मामला गंभीर है। मैंने कल ही सुना था, जब मिसेस सैंडबॉर्न डॉक्टर से फोन पर बात कर रही थी। वह बहुत बहुत गंभीर है। उन्हें सिर में बहुत गहरी चोट आई है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया है, ये देखने के लिए कि ऑपरेशन किया जा सकता है या नहीं। हाँ, ये सब बहुत बुरा है। ओह ईश्वर, मिस लुमली ने कहा। अगर ऐसा है तो हमें घर जाना चाहिए। मुझे ट्रेनों के बारे में पता करना होगा। उन्होंने मिसेस बटलर की ओर देखा। देखिए, मैंने अपनी बिल्लियों का ध्यान रखने के लिए पड़ोसी से व्यवस्था की थी, लेकिन मैं 1-2 दिन के लिए और रुक गई तो सबके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। खैर, बहुत ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, मिसेस राइजली पॉटर ने अपनी गहरी और दृढ़ आवाज में कहा। जोएना, ये बन कूड़े के डिब्बे में डाल दो। ये बिल्कुल बेस्वाद है। जैम भी बहुत खराब है, लेकिन मैं इसे अपने प्लेट पर नहीं छोड़ना चाहती। ये मेहमानों के बीच गलत भावना पैदा कर सकता है। जोएना ने बन से छुटकारा पा लिया और फिर बोली, क्या आपको लगता है कि एम्बलिन और मैं थोड़ा बाहर टहलने जा सकते हैं? मेरा मतलब थोड़ा शहर घूम ले। यहाँ बैठकर उदासी भरे बातें करने से तो अच्छा ही होगा, है ना? वैसे भी हम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, मिस कुक ने सहमति जताई। हाँ, तुम दोनों जाओ, मिस बैरो ने भी जल्दी से कहा, इससे पहले कि मिसेस राइजली पॉटर कुछ बोल पाती। मिस कुक और मिस बैरो ने एक दूसरे की ओर देखा, गहरी सांस ली और सिर हिलाया। घास बहुत फिसलन भरी थी, मिस बैरो बोली। मैं भी 2-3 बार फिसली थी, उसी छोटे घास वाले इलाके में। और वो पत्थर भी, मिस कुक ने जोड़ा। छोटे छोटे पत्थरों की बारिश सी हो गई थी जब मैं उस रास्ते के मोड़ पर मुड़ी थी। हाँ, एक तो मेरे कंधे पर भी आकर तेजी से लगा।
चाय, कॉफी, बिस्किट और केक खत्म करने के बाद भी माहौल बिखरा बिखरा सा था। हर कोई बेचैन और असहज महसूस कर रहा था। जब तक कोई दुर्घटना हो जाती है तो समझ नहीं आता कि उसे कैसे संभाला जाए। सबने अपनी अपनी राय दे दी थी, हैरानी और दुख जाहिर कर दिया था। अब वे बस ताज़ा खबर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साथ ही सुबह बिताने के लिए कोई दिलचस्प चीज भी चाहते थे। लंच 1 बजे तक सर्व नहीं होने वाला था और यूं ही बैठकर वही बातें दोहराना सबको उबाऊ लग रहा था। मिस कुक और मिस बैरो एक साथ खड़ी हुई और बताया कि उन्हें कुछ खरीदारी करनी है। मुझे 2-4 पोस्टकार्ड भेजने हैं और चीन भेजे जाने वाले एक पत्र की डाक दर के बारे में पूछना है, मिस बैरो ने कहा, और मुझे उनका एक शेड मैच करना है। मिस कुक बोली, और साथ ही मुझे मार्केट स्क्वायर से उस पार एक इमारत बड़ी दिलचस्प लगी थी। मुझे लगता है कि हम सबका बाहर निकलना जरूरी है, मिस बैरो ने सुझाव दिया। कर्नल और मिसेस वॉकर भी उठ खड़े हुए और मिस्टर और मिसेस बटलर से भी कहा कि वे भी साथ चले और कुछ देखने घूमने की कोशिश करें। मिसेस बटलर को एक एंटीक शॉप देखने की उम्मीद थी, लेकिन मेरा मतलब असली एंटीक शॉप नहीं है, बल्कि वैसी दुकान जहां पुराने सामान मिलते हैं। कभी कभी वहां से बड़ी दिलचस्प चीजें मिल जाती हैं, उन्होंने उत्साह से कहा। धीरे धीरे सब बाहर निकलने लगे। एम्बलिन प्राइस तो पहले ही चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे। बिना कुछ कहे जोआना के पीछे निकल गए। मिसेस राइजली पॉटर ने आखिरी पल में अपनी भतीजी को बुलाने की नाकाम कोशिश की और फिर कहा, कम से कम लॉन्ज में बैठना ज्यादा आरामदायक रहेगा। मिस लुमली ने हामी भरी। मिस्टर कैस्पर हमेशा की तरह विदेशी अतिथि की तरह शिष्टाचार दिखाते हुए उन महिलाओं के साथ हो लिए। प्रोफेसर वॉनस्टेड और मिस मार्पल वही रह गए। मुझे तो ऐसा लगता है, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने मिस मार्पल से कहा, कि होटल के बाहर बैठना अच्छा रहेगा। यहाँ से सड़क की ओर खुलने वाली एक छोटी सी टेरेस है। अगर मैं आपको मना सकूं तो आप आएगी? मिस मार्पल ने उनका धन्यवाद किया और खड़ी हो गई। अब तक उनकी प्रोफेसर वॉनस्टेड से ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। उनके पास कुछ मोटी मोटी विद्वानों जैसी किताबें थीं, जिनमें से एक को वो हर वक्त पढ़ने की कोशिश करते रहते थे, यहाँ तक कि बस में भी पढ़ने में मग्न थे। लेकिन शायद आप भी कुछ खरीदारी करना चाहें? उन्होंने पूछा। मेरे लिए तो, प्रोफेसर ने आगे कहा, बेहतर यही होगा कि मैं शांति से बैठकर मिसेस सैंडबॉर्न के लौटने का इंतजार करूं। मुझे लगता है कि हमें ठीक ठाक पता करना होगा कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मिस मार्पल ने सिर हिलाया। मैंने कल ही शहर में अच्छी खासी चहलकदमी कर ली, तो आज दोबारा बाहर जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। बेहतर होगा कि यहीं रुकूं, ताकि अगर कुछ मदद करने लायक हो तो कर सकूं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाऊंगी, पर कौन जाने। वे होटल के दरवाजे से बाहर निकलकर उस छोटे से गार्डन तक पहुंचे, जहां पत्थरों से बनी एक ऊंची दीवार थी, जो होटल की दीवार के साथ लगी थी। वहां कुछ बेत की कुर्सियां रखी थी। इस वक्त वहां और कोई नहीं था, तो वे बैठ गए। मिस मार्पल ने सामने बैठे प्रोफेसर को ध्यान से देखा। उनकी झुर्रियों से भरी परेशानी, घनी भौहें और सफेद घने बाल। चलते वक्त उनकी कमर थोड़ी झुकी रहती थी। उनका चेहरा दिलचस्प था, मिस मार्पल ने सोचा। उनकी आवाज थोड़ी रूखी और तंज भरी थी। जरूर किसी प्रोफेशनल फील्ड से होंगे। मैं गलत नहीं हूँ, है ना? प्रोफेसर वॉनस्टेड बोले। आप मिस जेन मार्पल है? हाँ, मैं जेन मार्पल हूँ, उन्होंने जवाब दिया। उन्हें हल्का सा आश्चर्य हुआ, हालांकि कोई खास वजह नहीं थी। वे इतनी देर साथ नहीं रहे थे कि कोई यात्री किसी और को पहचान सके। पिछली 2 रातों से वो बाकी ग्रुप के लोगों से अलग रह रही थी। मैंने सोचा ही था, प्रोफेसर ने कहा। आपका विवरण पहले से मिला था। मेरा विवरण? मिस मार्पल और चौंकी। हाँ, मैंने आपका वर्णन सुना था।
उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा। उनकी आवाज बहुत धीमी तो नहीं हुई, लेकिन उसका जोर थोड़ा कम था। फिर भी मिस मार्पल उन्हें स्पष्ट नहीं सुन पा रही थी। मिस्टर राइफियल से। ओह! मिस मार्पल को झटका सा लगा। मिस्टर राइफियल से? आपको आश्चर्य हुआ? हाँ, थोड़ा। मुझे नहीं लगता कि आपको होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था, मिस मार्पल ने कहना शुरू किया, फिर अचानक चुप हो गई। प्रोफेसर वॉनस्टेड बस शांत बैठे उन्हें ध्यान से देख रहे थे। मिस मार्पल को लगा अगले ही पल वह पूछेंगे, कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं महोदया? गले में खराश, नींद में कोई दिक्कत, पाचन ठीक चल रहा है? अब उन्हें लगभग यकीन हो चला था कि प्रोफेसर डॉक्टर ही है। उन्होंने आपको मेरा विवरण कब दिया? उन्होंने पूछा। ये तो आप कहने वाली थी कुछ हफ्ते पहले, यानी उनकी मृत्यु से पहले। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस टूर पर होगी। और उन्हें पता था कि आप भी इस टूर पर जा रहे हैं। आप ऐसा कह सकती हैं, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने कहा। उन्होंने कहा कि आप इस टूर पर यात्रा करेगी। बल्कि सच कहूं तो उन्होंने खुद ही आपकी यात्रा का इंतजाम किया था। ये तो दयालुता है उनकी, मिस मार्पल ने कहा। वाकई बहुत बड़ी मेहरबानी। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी ये ट्रिप बुक की है। इतना शानदार ट्रीट जो अपने लिए अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। हाँ, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने कहा। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ऐसे सिर हिलाया जैसे किसी होनहार स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर सराहना कर रहे हो। बहुत अफसोस की बात है कि ये यात्रा ऐसे बीच में ही बाधित हो गई, मिस मार्पल ने कहा। वाकई बहुत अफसोस, जबकि मैं तो मान रही थी कि हम सब इस सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे। हाँ, प्रोफेसर वॉनस्टेड बोले, बहुत ही दुखद। और क्या आपको लगता है कि ये अप्रत्याशित था या फिर इतना अनपेक्षित नहीं? अब इसका क्या मतलब हुआ प्रोफेसर वॉनस्टेड? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मिस मार्पल की जिज्ञासु निगाहों का सामना किया। मिस मार्पल, उन्होंने कहा, मिस्टर राइफियल ने मुझसे आपके बारे में काफी विस्तार से बातें की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि मैं इस टूर पर आपके साथ रहूं, और ये तय हुआ था कि इस टूर में हम एक दूसरे से परिचित हो जाते, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ग्रुप में लोग धीरे धीरे एक साथ घुल मिल जाते हैं। आदतों और रुचियों के आधार पर छोटे छोटे समूह बन जाते हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं, चलो इसे ऐसे कहें, आप पर नजर रखूं। मुझ पर नजर रखें? मिस मार्पल को ये सुनकर जरा सा नागवार गुजरा। और क्यों? शायद सुरक्षा के कारण। वह पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत न हो। मुझे कुछ हो जाए? क्या होने वाला था मुझे? शायद वही जो मिस एलिजाबेथ टेम्पल के साथ हुआ, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने कहा। तभी होटल के मोड़ से जोआना क्रॉफर्ड निकली। उसके हाथ में एक शॉपिंग का बैग था। वह हल्का सा सिर हिलाते हुए उनके पास से गुजरी, एक जिज्ञासु निगाह उन पर डाली, फिर आगे बढ़ गई। प्रोफेसर वॉनस्टेड ने तब तक कुछ नहीं कहा, जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो जाए। अच्छी लड़की लगती है, उन्होंने कहा। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल एक हुक्म चलाने वाले आंटी के चक्कर में बन गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही वह विद्रोह के दौर में पहुंच जाएगी। अभी जो आपने कहा उसका क्या मतलब था? मिस मार्पल ने पूछा। वह इस वक्त जोआना के विद्रोह में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। ये एक ऐसा सवाल है, प्रोफेसर वॉनस्टेड बोले, जिस पर शायद अब हमें गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी, खासकर जो कुछ हुआ उसके बाद। मतलब उस एक्सीडेंट की वजह से? हाँ, अगर वह एक्सीडेंट था तो। क्या आपको लगता है कि वह एक्सीडेंट नहीं था? बस इतना ही कहूंगा कि यह संभव है। मुझे तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, मिस मार्पल ने झिझकते हुए कहा। हाँ, आप उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी, बल्कि क्या इसे इस तरह कहा जा सकता है कि आप किसी और जरूरी काम में लगी हुई थी। मिस मार्पल कुछ पल के लिए चुप रही। उन्होंने प्रोफेसर वॉनस्टेड की ओर एक दो बार देखा,
फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक ठीक समझ पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप सतर्क रह रही है और ऐसा करना सही भी है। ये मेरी आदत बन चुकी है, मिस मार्पल ने कहा। सतर्क रहने की? ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती हूँ कि जो कुछ भी बताया जाए उसे मानने के साथ न मानने की संभावना भी खुली रखूं। हाँ, और आप बिल्कुल सही कर रही हैं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। आप बस मेरा नाम उस यात्री सूची में देखती है जिसमें लोग किले, ऐतिहासिक इमारतें और खूबसूरत बाग बगीचे देखने आए हैं। शायद आपको बगीचे ही सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। संभव है। यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें बागों में रुचि है, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बागों में रुचि है। प्रोफेसर वॉनस्टेड बोले, तो आपने ये बात नोटिस की? फिर आगे बोले, दरअसल मेरा काम था, या कम से कम शुरुआत में आप पर नजर रखना, ये देखना कि आप क्या कर रही है और जरूरत पड़ने पर पास रहना। अगर कोई, चलो इसे सीधा कहें, गड़बड़े की आकांक्षा हो। लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल गई है। आपको तय करना होगा कि मैं आपका दुश्मन हूँ या साथी। शायद आप सही कह रहे हैं, मिस मार्पल ने कहा। आपने बात तो बहुत साफ रखी, लेकिन अभी तक आपने मुझे अपने बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे मैं आपको जज कर सकूं। आप मिस्टर राइफेल के मित्र थे, ऐसा मान सकती हो? नहीं, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने कहा। मैं मिस्टर राइफेल का मित्र नहीं था। मैं उनसे सिर्फ एक दो बार मिला। एक बार किसी अस्पताल कमेटी में, दूसरी बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। मैं उनके बारे में जानता था और मुझे लगता है कि वह भी मेरे बारे में जानते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, तो आप मुझे अहंकारी समझ सकती हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, मिस मार्पल ने कहा। अगर आप अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो शायद ये सच ही होगा। आप शायद मेडिकल क्षेत्र से हैं। आप काफी तेज है, मिस मार्पल। हाँ, आप बहुत ही तीक्ष्ण हैं। मेरे पास मेडिकल डिग्री है, लेकिन मेरा एक विशेष क्षेत्र भी है। मैं एक पैथोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपने साथ प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूमता। आपको मेरी बात पर कुछ हद तक यकीन करना होगा। हालांकि मैं आपको कुछ पत्र और शायद आधिकारिक दस्तावेज दिखा सकता हूँ जो आपको विश्वास दिला सकते हैं। मैं मुख्य रूप से फोरेंसिक साइंस से जुड़े विशेष मामलों पर काम करता हूँ। साधारण भाषा में कहें, मुझे अपराधी मानसिकता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करने में रुचि है। ये मेरा वर्षों से शोध का विषय रहा है। मैंने इस पर किताबें भी लिखी है। कभी कभी मुझे कुछ चीजें रोचक लगती हैं, जिन्हें मैं और गहराई से समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये बातें आपको उबाऊ लग रही होगी। बिल्कुल नहीं, मिस मार्पल ने कहा, बल्कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आप अब उन बातों को स्पष्ट कर सकें जो मिस्टर राइफियल ने मुझसे छुपा रखी है। उन्होंने मुझसे एक खास काम करने को कहा है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी जिससे मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। उन्होंने मुझे बिना किसी सुराग के इसे अपनाने और आगे बढ़ाने को कहा है। मुझे यह तरीका बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन आपने इसे स्वीकार किया। मैंने इसे स्वीकार किया, और मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूंगी कि इसमें आर्थिक कारण भी थे। क्या वह वजह आपके लिए मायने रखती थी? मिस मार्पल कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोले, आपको यकीन न हो, लेकिन मेरा जवाब होगा, ज्यादा नहीं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने कहा, लेकिन आपकी रुचि जागी थी, यही कहना चाह रही है? हाँ, मेरी रुचि जागी थी। मैं मिस्टर राइफियल को ज्यादा जानती नहीं थी, बस सतही तौर पर, लेकिन कुछ हफ्तों तक। दरअसल वेस्ट इंडीज में। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में पहले से सुन चुके होंगे। मुझे पता है कि मिस्टर राइफियल ने आपसे वही मुलाकात की थी, और वहीं पर, क्या मैं कहूँ, आप दोनों ने मिलकर काम किया। मिस मार्पल ने संदेह भरी नजरों से प्रोफेसर वॉनस्टेड को देखा। उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने सिर हिलाया। ओह, हाँ, उन्होंने कहा, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपराधों की कुछ खास समझ है।
मिस मार्पल ने बोहे उठाई और उनकी ओर देखा। और मुझे लगता है कि आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा, उन्होंने कहा। मुझे ज्यादातर चीजों पर हैरान होने की आदत नहीं है, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने जवाब दिया। मिस्टर राइफियल बहुत समझदार और तेज दिमाग के इंसान थे। वह लोगों को पहचानने में माहिर थे और उन्होंने माना कि आप भी लोगों को परखने में काफी अच्छी हैं। मैं खुद को लोगों का अच्छा जज नहीं कहूंगी, मिस मार्पल बोली। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि कुछ लोग मुझे पहले मिल चुके और कुछ लोगों की याद दिलाते हैं, और इस आधार पर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वे शायद उसी तरह व्यवहार करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ आने का पूरा कारण मालूम हो, तो आप गलत हैं। संयोग से या शायद सोची समझी योजना से, प्रोफेसर वॉन्स्टेड बोले, हम यहाँ एक ऐसी जगह बैठे हैं जो बातचीत के लिए एकदम सही है। कोई हमें देख नहीं सकता, हमारी बातें आसानी से सुनी नहीं जा सकती। हम किसी खिड़की या दरवाजे के पास नहीं है और ऊपर कोई बालकनी या खिड़की भी नहीं है, यानी हम खुलकर बात कर सकते हैं। ये तो मैं भी सही कहूंगी, मिस मार्पल बोली, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर राइफियल ने इसे इस तरह रहस्य में क्यों रखा, ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगता है मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने कहा। वह चाहते थे कि आप किसी भी पूर्वधारणा के बिना इन घटनाओं को समझें, बिना किसी और की राय से प्रभावित हुए। तो फिर आप भी मुझे कुछ नहीं बताने वाले? मिस मार्पल के स्वर में झुंझलाहट थी। अच्छा, अब तो हद ही हो गई। हाँ, प्रोफेसर वॉन्स्टेड मुस्कुराए। आप सही कह रही हैं। हमें कुछ हदें खत्म करनी होगी। मैं आपको कुछ तथ्य बताने वाला हूँ, जिससे कुछ बातें आपके लिए साफ हो जाएगी। और हो सकता है बदले में आप भी मुझे कुछ ऐसा बताएं जो मेरे काम आए। मुझे इसमें शक है, मिस मार्पल बोली। शायद एक दो अजीब इशारे बता सकूं, लेकिन इशारे तथ्यों से अलग होते हैं। तो फिर मिस्टर वॉन्स्टेड रुके। ईश्वर के लिए कुछ तो बताइए, मिस मार्पल झुंझला कर बोली।